पावर की डेफिनेशन क्या होती है, क्या पढ़ी थी पहले? पावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? पावर इज डिफाइंड एज रेट एट विच वर्क इज डन। रेट एट विच वर्क इज डन, तो दो पावर्स निकालने के लिए आ सकते हैं आपको, एक एवरेज पावर और एक इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर को हम कर देते हैं टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, एंड इंस्टेंटेनियस पावर इज dw by dt। सो एवरेज पावर निकालनी होगी तो हम पूरे टाइम इंटरवल का, लाइक 10 सेकेंड्स में बॉडी ने कितना वर्क डन किया, से विथ w, तो वी कैन से पावर इज w upon 10। बट अगर इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो देन वी विल डू dw by dt, बिकॉज देयर कैन बी डिवाइस और देयर कैन बी अ पर्सन which is not doing work at a constant rate। तो उस केस में हमें इंस्टेंटेनियस निकालनी हो सकती है, अदरवाइज एवरेज निकालनी होती है। So you can rate power of a person or a machine। Power of a person or a machine is defined as power of a person or a machine is defined as rate at which power of a person or a machine is defined as rate at which work is done, rate at which work is done, that is P is equals to dw by dt. Also, so power you can write as Sir. Sir. for a constant force and ds by dt is velocity. Excuse me, So so power is m dot v. so इसके आगे लिखो the average power. The average power is defined as the average power is defined as ratio of average power is defined as the ratio of total work done ratio of total work done to the total time in which ratio of total work done to the total time in which that work is done, ratio of total work done to the total time in which that work is done. So you can say mathematically delta W is total work done स्केलर है या वेक्टर है? पावर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एफ डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है वेक्टर होता है? Scalar. Scalar. स्केलर, तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो नो डायरेक्शन इज इन्वॉल्व्ड। अच्छा, अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, एसआई में यूनिट्स क्या हो जाएंगे? वर्क अपॉन टाइम, सो जूल पर सेकेंड, एंड द कॉमन नेम इज व्हाट? सीजीएस में
एनर्जी का यूनिट अर्ग, अर्ग पर सेकेंड, कॉमन नेम नहीं होगा। कॉमनली यूज्ड यूनिट कौन सा होता है? कॉमनली यूज्ड यूनिट किलो किलोवाट आवर, हॉर्स पावर। इसे कॉमनली यूज्ड यूनिट इज in 1 horsepower is 746 watt. इसमें देखो कुछ पूछने वाला है तो इसमें कुछ पूछने वाला है तो पावर के टॉपिक में। नेक्स्ट टू राइट कोलिजन्स। ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इनफैक्ट कंपटीशन की बुक्स में अलग चैप्टर ही बना होता है कोलिजन्स का। कोलिजन हम किसको बोलते हैं? कोलिजन, when can we say there is collision between the two bodies? Collision is known as, क्या होती है collision? सर जब दो बॉडीज कोलाइड, हिटिंग ऑफ टू, जब दो बॉडीज कोलाइड करें। तो कोलिजन में दो बॉडीज का टच करना जरूरी होता है? Is it essential that two bodies should come in contact with each other when they are colliding? ये essential है या नहीं है? कोलिजन ऐसे भी हो सकती है कि बिना एक दूसरे को टच किए ही कोलिजन हो गई। सर एसेंशियल। आपने पढ़ा था एक एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ, अभी याद करना। अल्फा पार्टिकल कोलाइडिंग विद गोल्ड न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस को टच किया था? नो सर, नो सर। अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस को टच किया था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में? नो सर, नो सर। तो है तो वो भी कोलिजन थी, यही लिखा था उसने, अल्फा पार्टिकल कोलाइडेड विद गोल्ड न्यूक्लियस। सो कोलिजन दो तरह की हो जाती है, दो वे है क्लासिफाई करने के। एक हम कहते हैं डायरेक्ट कोलिजन वेयर द टू बॉडीज केम इन एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कोलिजन वेयर द टू बॉडीज आर नॉट कमिंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर, एक्शन एट अ डिस्टेंस, फील्ड के कारण। कि अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस में जो कोलिजन हुई, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल। सो जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज टच भी करें, दूर से भी कोलिजन हो सकती है। सो कोलिजन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें मोमेंटम और kinetic energy individual bodies की change करती है when they interact with each other. So any kind of interaction between two or more than two bodies which results in change in momentum or kinetic energy of individual bodies. तो दो तरह की collision, एक जो एक वे है क्लासिफाई करने का, we can say that collision can be direct and indirect. इनडायरेक्ट कोलिजन में दो बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आएंगी, डायरेक्ट कोलिजन में वो फिजिकल कांटेक्ट में आएंगी। तो इसके तो आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो डायरेक्ट कोलिजन के, कोई भी दे दो। कोलिजन बिटवीन बैट एंड बॉल, टू बिलियर्ड बॉल्स, कोलिजन बिटवीन कैरम कॉइंस एंड द स्ट्राइकर्स, ऑल दीज आर डायरेक्ट कोलिजन्स, या दो बॉडीज एक्चुअल में टच कर देंगे। इनडायरेक्ट इज ऑलवेज ड्यू टू सम फील्ड, कि एक मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट लेके गए तो उनमें रिपल्शन हो रही थी, दे स्टार्ट मूविंग, या अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस की कोलिजन ले ली। सो ये जो कोलिजन्स हैं इनको हम लेते हैं दीज आर इनडायरेक्ट। ये एक वे होता है क्लासिफाई करने का। और किस वे में हम कोलिजन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं? और हम किस वे में कोलिजन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं? So same direction of the direction. On the basis of conservation laws. On the basis of conservation laws का मतलब क्या होगा? हम दो तरह के कंजर्वेशन लॉज पढ़ते हैं, जिनको बोर्ड क्लियर नहीं नजर आ रहा है, नोट कर लो नंबर 792504, 792504। So on the basis of conservation laws, we say collision can be classified into
टू मेन कैटेगरीज, फिर सेकेंड कैटेगरी की फर्दर सब कैटेगरी बना देते हैं. We can say फिजिक्स में दो लॉज होते हैं. वन इज रेफर्ड एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कोलिजन में अगर कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सिस्टम का लीनियर मोमेंटम सेम रहे तो वी से दैट मोमेंटम इज कंजर्व्ड. सिस्टम का, इंडिविजुअल बॉडीज का नहीं. मतलब बैट एंड बॉल की कोलिजन होती है तो कोलिजन से पहले बैट और बॉल का जो लीनियर मोमेंटम है वो प्लस कोलिजन के बाद जो उनका मोमेंटम है वो सेम है तो वी कैन से मोमेंटम इज कंजर्व्ड. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी, दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, वी से काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड अगर कोलिजन से पहले जो उन दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी है और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है. तो इसके बेस पे हम कोलिजन्स को दो कैटेगरीज में, तीन कैटेगरीज कह सकते हो बट मेनली दो, फिर एक सब कैटेगरी हो जाती है. इसे इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन होती है जिसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड. बोथ आर कंजर्व्ड मतलब momentum before and after collision is same, kinetic energy before and after collision is same. Inelastic collision होती है जिसमें momentum is conserved, kinetic energy is not conserved. एक थर्ड कैटेगरी आती है परफेक्टली इनइलास्टिक की. पहले इसकी बात करते हैं. इलास्टिक कोलिजन ये बहुत रेयर होती है, डेली लाइफ में नहीं होती. आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ ली केमिस्ट्री में या पढ़नी है अभी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केमिस्ट्री में पढ़ी अभी या नहीं पढ़ी? पढ़ ली? पढ़नी है सर. अगर जिन्होंने पढ़ ली उन्होंने इसमें एक पोस्टुलेट लिखा होगा, कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक इन नेचर. उसका मतलब यही था कि अगर दो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उन गैस मॉलिक्यूल्स का लीनियर मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम रहेगा. गैस मॉलिक्यूल्स अगर वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं तो भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो इलास्टिक कोलिजन होती है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड है. काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन फॉर द सिस्टम इज सेम. इंडिविजुअल बॉडीज की बदल सकती है. मैं ये नहीं कह रहा हर इंडिविजुअल बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद सेम होगा. सिस्टम का सेम होगा. मतलब दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऐड करके कोलिजन से पहले निकाल लो और कोलिजन के बाद निकाल लो, इट विल कम आउट टू बी सेम इफ कोलिजन इज इलास्टिक. ये नॉर्मली रेयर कोलिजन होती है. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में हो सकती है, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस में इलास्टिक कोलिजन होती है बट डेली लाइफ में नहीं होती है कोलिजन्स. ये जो है डेली लाइफ वाला कंसेप्ट है कि दो बिलियर्ड बॉल्स कोलाइड कर रही हैं तो दैट इज एन इनइलास्टिक कोलिजन. बैट एंड बॉल की कोलिजन, आपने फुटबॉल को किक किया तो दैट इज एन इनइलास्टिक कोलिजन जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है but kinetic energy conserve नहीं रहती because there is always some loss of energy which takes place. एक थर्ड कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं perfectly inelastic. ये कौन सी होनी चाहिए? perfectly inelastic collision. इसमें था मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड. इसमें मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड. तो परफेक्टली इनइलास्टिक कौन सी कोलिजन होनी चाहिए? Both are not conserved. Both momentum and energy. बोथ आर नॉट कंजर्व्ड. सो मैंने इसीलिए पूछा आपको रोक के, बिकॉज हमेशा फिजिक्स में याद रखना किसी भी चैप्टर में फिजिक्स के किसी भी लेवल पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट +1 +2, बीट बीएससी एमएससी फिजिक्स में जहां तक भी चले जाओ, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑलवेज होल्ड्स ट्रू. कभी भी ब्रेक नहीं होता है प्रिंसिपल.
फिजिक्स में कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन ना हो। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो दो बॉल्स आपस में कोलाइड कर रही हैं, जो उन्होंने फोर्स लगाई है दैट इज इंटरैक्शन फोर्स। बॉल 1 ने बॉल 2 पे लगाई, 2 ने 1 पे लगाई, या आपने फुटबॉल को किक किया तो आपके पैर ने फुटबॉल पे लगाई, फुटबॉल ने आपके पैर पे लगाई, वो इंटरनल फोर्सेस हैं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही मोमेंटम कंजर्व्ड है। मोर ओवर एक चीज देखो, मैंने ये लिखा था इनइलास्टिक, ये परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब है तो ये इनइलास्टिक की उसकी एक स्पेशल केस है सिर्फ। इसमें भी मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, और दो बॉडीज कोलिजन के बाद स्टिक करेंगी और एक साथ चलेंगी। कि कोलिजन से पहले वो अलग अलग थी, कोलिजन के बाद दे स्टिक टुगेदर। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? Where the two bodies stick together after collision. सर कोई बुलेट अगर किसी चीज में जाके स्ट्राइक करे और वो चीज बाद में मूव करना शुरू करते तो वो बुलेट उसके बीच में Bullet strikes a pendulum, gets embedded in it, they move together. और कोई एग्जांपल बुक के अलावा, जो बुक्स में नॉर्मल एग्जांपल दिया उसके अलावा कुछ सोच सकते हो एग्जांपल? Where there is perfectly inelastic collision. सर Two कुछ bodies stick together, move together after the collision. सर जैसे वो एक कार्ट मूव कर रहा है और हम भी पहले मूव कर रहे थे और हम जंप कर गए कार्ट में तो हम इकट्ठे मूव कर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। उसे आपके हाथ में से यू कैन से a ball of mud, आपने बस जा रही थी उस पे मारी, the mud stuck to the bus, they move together. साइकिल पे कोई जा रहा है, आप छलांग मार के उसके साइकिल के पीछे बैठ गए, तो that's a perfectly inelastic collision. perfectly inelastic collision में एक बहुत सिंपल सा रूल याद रखना पड़ेगा आपको, बिकॉज कोलिजन के बाद वो एक साथ इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी होगी? जीरो जीरो। जब भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होनी है तो कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी जीरो। बट टू बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड दे विल मूव टुगेदर, दोनों की फाइनल वेलोसिटी हमेशा सेम होगी। इनिशियल सेम है या डिफरेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा सेम ही होनी चाहिए। तो ये तीन तरह की कोलिजन होती है। एक सुपर इलास्टिक कोलिजन होती है जिसमें कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, बट वो +1 के लेवल पे नहीं बढ़ते हैं। पहले इतना मेरे को बताओ, इतना समझ में आया है जो बताया अभी तक मैंने बताया कि कोलिजन को क्लासिफाई करने के दो वे हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ इंटरैक्शन व्हिच टेक्स प्लेस, डायरेक्ट कोलिजन जहां पे दो बॉडीज एक्चुअली फिजिकल कांटेक्ट में आएंगी, और इनडायरेक्ट कोलिजन व्हिच इज ड्यू टू सम फील्ड, the two bodies interact but they don't come in physical contact with each other. ये भी हो गया on the basis of interaction. Second is on the basis of conservation laws. कंजर्वेशन लॉज के हिसाब से तीन तरह की कोलिजन, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक जिसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज सेम, डेली लाइफ में नहीं होती, स्मॉल मास पार्टिकल्स की कोलिजन हो सकती है। एग्जांपल इसलिए मैंने काइनेटिक थ्योरी का लिया कि गैस मॉलिक्यूल्स में हम एज्यूम करते हैं कोलिजन इलास्टिक है, होती है एक्चुअल में वो भी नहीं है। आपको कैसे पता है? वैसे गैस मॉलिक्यूल्स की कोलिजन जो है वो इलास्टिक नहीं होती। गैस लॉज पढ़ लिए सबने, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ पढ़ लिए? पढ़े हैं या नहीं पढ़े? बॉयल्स लॉ आता है सबको? बॉयल्स लॉ पढ़ा है किसी ने या नहीं पढ़ा, या 9th-10th में पढ़ा हो? हाँ या ना तो बोलो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नो सर पढ़ा है सर। बॉयल्स लॉ नहीं पढ़ा अभी? आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अभी शुरू नहीं किया केमिस्ट्री में चैप्टर? नो सर नए सिलेबस में है या है ही नहीं नए सिलेबस में? बिकॉज सिलेबस भी अब आपको तो पूरा सिलेबस आना है, आपको तो रिड्यूस्ड आना भी नहीं। नहीं पढ़ा तो फिर रहने दो, फिर मैं उसको डिस्कस नहीं करता।
So you can write, पहले तो definition लिख लो, collision. Collision. Write the definition of collision. दो वे में क्लासिफाई करेंगे एंड उसके बाद में इनकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस और वो सब चीजें आ जाएंगी. So you can write collision is an isolated event in which two or more than two bodies exert relatively strong force on each other for a सर very small time. कौन सा वर्ड था? Exert a relatively strong force on each other सर इवेंट के पेरेंट वाला वर्ड, कोलिजन in which इवेंट. two or more than two colliding bodies exert relatively strong force on each other for a very short time. During the time of collision, the interaction force is so large. During the time of collision, the interaction force is so large that we neglect any external force acting on the bodies during that time interval. Next paragraph में लिखो, on the basis of kind of interaction, collisions are classified into two categories. First is direct collision. The collision in which two bodies, or more than two colliding bodies, the collision in which two or more than two colliding bodies came in actual physical contact with each other. For example, collision between bat and ball, or collision between
two billiard balls. Next is indirect collision. Indirect collision. The collision in which there is no physical contact between colliding bodies. There is no physical contact between the colliding bodies. But they exert force on each other due to some field. But they exert force on each other due to some field. For example, for example, for collision between alpha particle with gold nucleus. For collision between alpha particle with gold nucleus, both alpha particle and gold nucleus experience force. Due to their electric fields, but they never came in physical contact. But they never came in physical contact. Next paragraph में लिखो. On the basis of conservation laws. On the basis of conservation laws. Collisions are classified into two categories. Collisions are classified into two categories. First is elastic collision. The collision in which both momentum as well as kinetic energy of the system is conserved. Both momentum as well as kinetic energy of the system is conserved. This implies that momentum, linear momentum लिख लो because angular momentum भी होता है. This implies that both linear momentum this implies that both linear momentum and kinetic energy of the system just before the collision and just after the collision is same. Just before the collision and just after the collision is same. Can you please repeat after kinetic energy? This implies that both linear momentum and kinetic energy just before the collision and just after the collision is same.
just before the collision and just after the collision is same. In such collisions, kinetic energy is not converted into. In such collisions, kinetic energy is not converted into any other form of energy. Kinetic energy is not converted into any other form of energy. Kinetic energy is not converted into any other form of energy. For example, collision between gas molecules. Next, inelastic collision. Inelastic collision. The collision in which linear momentum is conserved, but kinetic energy is not conserved. Linear momentum is conserved, but kinetic energy is not conserved. This happens because kinetic energy of the system is converted into some other form of energy. Kinetic energy of system is converted into some other form of energy. For example, collision of carom coins or collision of carom coins or collision between bat and ball. Next paragraph में लिखो फिर. A special case of inelastic collision. A special case of inelastic collision is called perfectly inelastic collision. Is called perfectly inelastic collision. In the perfectly inelastic collision, two bodies stick together. Two bodies stick together after the collision. Two bodies stick together after the collision.
For example, if a bullet is fired into a wooden pendulum, for example, if a bullet is fired into a wooden pendulum, the bullet gets embedded in it. The bullet gets embedded in it. And after the collision, both bullet and pendulum moves together. And the collision is perfectly inelastic. And the collision is perfectly inelastic. Next, to write a term, coefficient of restitution. Coefficient of restitution. Definition है एक जो collisions में आगे use करेंगे हम. It's denoted by E. Coefficient of restitution. It is defined as relative velocity of separation. It is defined as relative velocity of separation to the relative velocity of approach. Relative velocity of separation to the relative velocity of approach. Mathematically, if u1 and u2, mathematically, if u1 and u2 denotes velocity of two bodies before collision, and v1 and v2 are the velocity of two bodies after collision, then coefficient of restitution is given by relative velocity of separation upon relative velocity of approach. अगर इलास्टिक collision हो, E is 1. मतलब relative velocity of separation and relative velocity of approach is same. For perfectly inelastic ये value कितनी होगी? अगर perfectly inelastic collision है 0 0 because ये दोनों same हो जाएंगे v1 v2 after collision. So for perfectly inelastic it's 0 and for inelastic it's greater than 0 but less than 1. So E lies between 0 and 1 if it's an inelastic collision. अब इस पे आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं.
जैसे मैं आपको बोलूं से मेरे पास एक बॉडी है जिसको मैंने हाइट h से ड्रॉप किया, इसने ग्राउंड को आके स्ट्राइक किया, और ग्राउंड के साथ इसकी जो कोलिजन थी दैट इज इनइलास्टिक। डेली लाइफ में यही होता है, ग्राउंड के साथ जो कोलिजन होती है वो इनइलास्टिक ही होती है। तो मैंने इसको हाइट h से ड्रॉप किया था, 1D में हो रही है कोलिजन, ये बॉल नीचे आएगी। अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, तो ये वापस पूरा यहां तक आएगी या थोड़ा कम आएगी बाउंस करके? थोड़ा कम कम। आएगी। थोड़ा कम। है ना, थोड़ा कम आएगी। मान लो यहाँ तक आई, ये फिर नीचे आई, फिर अगली बारी थोड़ा और कम गई, थोड़ा और कम गई, थोड़ा और कम गई, और अल्टीमेटली वो ग्राउंड पे रुक गई। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है तो बॉल ने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया रुकने से पहले? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स। कैसे कर सकते हैं इसको? या मैं पूछूं कितने टाइम के बाद बॉल रुक गई, उसने टाइम कितना लिया रुकने में? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, कैसे कर सकते हो इसको बताओ? देखो पहले सिंपल ये बताओ कि अगर मैंने किसी बॉडी को ड्रॉप किया है हाइट h से, तो जब वो ग्राउंड पे पहली बार ही पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी? √2gh। √2gh। इस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, ये ऊपर किस वेलोसिटी से गई? बिकॉज स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी कम हो जाएगी ना। अब इसमें कौन कौन सी दो बॉडीज में कोलिजन हो रही है? कौन कौन सी दो बॉडीज हैं जो कोलाइड कर रही हैं? बॉल और अर्थ। अर्थ इतनी बड़ी है कि उसको मैं कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों बारी रेस्ट पे मान सकता हूं। ये तो है नहीं बॉल लगने से अर्थ को वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि अर्थ अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही ड्यू टू कोलिजन विद द बॉल। तो दो बॉडीज हैं, एक बॉल और दूसरी अर्थ। अर्थ को अगर मैं सेकेंड बॉडी मानता हूं और मैं इस फॉर्मूले पे वापस आऊं, कौन सी वैल्यू 0 है? अर्थ सेकेंड बॉडी है, V2 and U2। V2 एंड U2 दोनों 0 है, बिकॉज अर्थ की वेलोसिटी कोलिजन से पहले भी 0 होती है और अर्थ की वेलोसिटी कोलिजन के बाद भी 0 है। तो अगर मैंने इस फॉर्मूला को लिखा, मेरे पास ये फॉर्मूला था V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये भी 0, ये भी 0, तो V1 कितना आ गया? माइनस EU1। मतलब ये अगर √2gh है तो दिस विल बी E into √2gh। इनइलास्टिक कोलिजन E लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? इनइलास्टिक कोलिजन में लेस देन 1। E लेस देन 1 मतलब वेलोसिटी कोलिजन के बाद बढ़ी या कम हो गई? कम हो गई। अब कितनी हाइट तक जाएगा ये? अगर मैं आपसे पूछूं अगर इसकी वेलोसिटी E into √2gh है तो ये h1 कितना होगा? अब आ जाओ आप प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसमें सीधा ऊपर जा रही है तो थीटा कितना? 90। ये वेलोसिटी है तो इसका स्क्वायर बाय 2g क्या आ जाएगा? E स्क्वायर h। फिर ये नीचे आई, इसकी वेलोसिटी यही होगी E into √2gh या कुछ और होगी जब वो वापस अर्थ पे आके स्ट्राइक करती है? डिक्रीज हो जाएगी।
सर यही होगी यही होगी, क्यों? सर, क्योंकि काइनेटिक वो मतलब सिस्टम क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, s 0 है तो v और u सेम होने चाहिए। तो इसने दोबारा जब आके स्ट्राइक किया तो इसकी वेलोसिटी e इंटू रूट टू जी एच। पर जब ये सेकेंड टाइम ऊपर गई इसकी वेलोसिटी कितनी, सेम या कम होगी? और कम हो। बेसिकली कंसेप्ट क्या है, हर कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी? e टाइम्स। तो ये जब अगली बार ऊपर जाएगी इट विल बी e स्क्वायर इंटू रूट टू जी एच। और ये कितनी हाइट तक जाएगी अब? स्क्वायर 4h e4 इंटू एच, अगली बारी e6 इंटू एच, e8 इंटू एच, ऐसे ही चलता रहेगा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना रुकने से पहले? e की कुछ भी वैल्यू है, मेरे को बताओ ये कभी 0 होगी? ये वेलोसिटी कम होती जाएगी, 0 कितने टाइम के बाद होगी? कितनी कोलिजन्स के बाद? 0 कितनी कोलिजन्स के बाद होगी? इनफाइनाइट। बिकॉज जैसे मैंने e की कुछ वैल्यू लेके देखो, मान लो मैंने e को ले लिया हाफ, पहली कोलिजन के बाद वेलोसिटी हाफ होगी, फिर 1/4 होगी, फिर 1/8 होगी, 1/16 हो गई, 1/32 हो गई, बट वो 0 तो इनफाइनाइट टाइम्स के बाद ही होगी ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है? इनफाइनाइट जीपी में सम का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर। एपीजीपी नहीं पढ़ा अभी? सर जीपी नो सर। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ा क्या है मैथ्स में अभी तक? 4-5 महीने हो गए आपकी क्लास लगते हैं, क्या क्या कर लिया? कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक सेट्स, रिलेशन फंक्शन, कॉनिक सेक्शंस। एनीवेज, टर्म 1 के सिलेबस में एपीजीपी टर्म 2 में है कि देखा ही नहीं? तो वो शुरू करा दिया, एपी वाला पार्ट होगा, जीपी वाला था। because ये तो बेसिक फॉर्मूला है, a अपॉन 1 माइनस आर बहुत जगह यूज होगा। तो इस तरह से हम इस तरह के सम आ सकते हैं आपको पेपर में, बट पहले इसकी डेरिवेशंस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट राइट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे, एंगल्स के साथ डील नहीं करेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब है कि मेरे पास दो बॉल्स हैं, मान लो दो बॉडीज हैं, सेम साइज भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। ये मैंने दो सिचुएशंस ली, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। मेरे पास ये बॉडी है जिसका मास m1 है, ये m2 है। कोलिजन से पहले ये मूव कर रही थी विद वेलोसिटी u1। कोलिजन के बाद ये मूव कर रही है v1 से, ये मूव कर रही है v2 से। अगर मैं आपसे पूछूं सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इन दोनों की मिला के? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और कोलिजन के बाद हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर।
मोमेंटम की बात करें तो कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना है? m1u1 प्लस m2u2 प्लस m2u2, और कोलिजन के बाद फाइनल कितना है? m1v1 प्लस m2v2 और काइनेटिक एनर्जी में लिखता तो कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी है और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी है फाइनल को अगर मैं लिखूं। अब मैंने कहा हेडिंग है इलास्टिक कोलिजन इन 1D। इलास्टिक कोलिजन का मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व, मतलब ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए और ये दोनों भी सेम होनी चाहिए। कि इसको अगर मैं EI लिखता हूं, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होना चाहिए। इन दोनों को इक्वेट करके हमने V1 V2 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ U1 एंड U2। ठीक है, मैथ्स डेरिवेशन है, कुछ है नहीं। ये स्टेप देखो सबको समझ में आ रहे हैं मैंने कैसे लिखी है इक्वेशंस? इसमें कोई डाउट है तो पूछो, आगे तो मैथ्स है फिर। ये समझ में आ रहा है सबको? 1D है इसलिए मैं वेक्टर्स नहीं लगा रहा, अभी सिंपल स्केलर फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूँ। सो यू कैन राइट इलास्टिक कोलिजन इन 1D। ये दोनों डायग्राम बना लो, ये इक्वेशंस मत लिखना, सिर्फ डायग्राम बनाना। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, डोंट राइट द इक्वेशंस बिलो इट। Elastic collision in 1D and draw these diagrams. So you can write consider two bodies. Consider two bodies of mass m1 and m2. Consider two bodies of mass m1 and m2 initially moving with velocity u1 and u2 along the same straight line. If after collision their velocities are v1 and v2, if after collision their velocities are v1 and v2 along same line, then inelastic, then inelastic, मतलब इन और इलास्टिक अलग अलग लिखना, inelastic सिंगल वर्ड ना बनाना। then in elastic collision both momentum and kinetic energy of the system are conserved.
linear momentum of system before collision. Using conservation of linear momentum. Sorry. I can rate this as यहाँ तक ठीक है. Then you write initial kinetic energy before collision. Using conservation of kinetic energy. Get half m1 u1 square before and after kinetic energy equate कर दी. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. यहाँ तक देखो क्लियर है सबको. यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो. अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करूं, what do you get? u1 plus v1 is equal to u2 plus v2. मैंने ये बोर्ड वाला तरीका बताया आपको. आप अगर लॉजिकली देखते, ये जो मैंने इतना बड़ी डेरिवेशन की है, इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है? 1. तो मतलब 1 is equals to सेम ही है.
सो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। इसको मैं ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ कि V2 कैन बी रिटन एज, और V1 कैन बी रिटन एज फर्स्ट इक्वेशन को देखो, इसमें अगर मैं V2 की वैल्यू पुट कर दूं जो मैंने इधर निकाली है, तो आपके पास V1 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ U1 एंड U2। अगर मैं V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, सब्स्टिट्यूट 3 in 1, M1 U1 minus V1 is equals to M2. V2 can be written as, so you get M1 U1 minus M1 V1 इसमें अब मैं कुछ फिजिक्स नहीं कर रहा, सिर्फ मैथ्स कर रहा हूँ, रीअरेंज कर रहा हूँ इक्वेशंस को। ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना पड़ेगा। सिमिलरली अब पूरा दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, मेरे को अगर V2 निकालना है, सब्स्टिट्यूट 4 in 1, और आपके पास जो रिजल्ट आएगा, सिंपली पूरी इक्वेशन में 1 और 2 को इंटरचेंज कर दो। ये M1 माइनस M2 है, इसको M2 माइनस M1 लिख दो, U1 को U2 लिख दो, नीचे तो सेम ही रहेगा। चेक करना हो तो एक बार करके देख लेना कि 4th को 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो V2 की ये वैल्यू आएगी। पहले यहाँ तक देख लो अगर आपको क्लियर है तो, नहीं तो 4 को 1 में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके देखो आता है या रिजल्ट नहीं आता। सब्स्टिट्यूट 4 in 1 and find this result। M1 M2 इक्वल है, M1 M2 इक्वल है, तो ये टर्म तो 0 हो गई। इधर क्या बचा? U2 U2 U2, और V2 किसके इक्वल आएगा? U1 U1 मतलब क्या है इसका, फिजिकली क्या मतलब? V1 is equal to U2, V2 is equal to U1। मतलब जब इक्वल मास की दो बॉडीज इलास्टिकली कोलाइड करती हैं तो वो अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेती हैं। मतलब जैसे एक 10 मीटर से मूव कर रही थी एक 5, तो कोलिजन के बाद 10 वाली 5 से मूव करने लग जाएगी, 5 वाली 10 से मूव करने लग जाएगी, उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। इसको प्रैक्टिकली कभी देखा है? आप एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट घर में करके देखना। दो कॉइन ले लो, सेम डिनोमिनेशन के, सेम साइज के, बिकॉज 1 रुपी कॉइन अगर है तो वो भी बहुत सारे साइज में आते हैं। सेम साइज वाले दो कॉइन ले लो, इसको हिट करो इससे, मतलब ऐसे नॉर्मली इसको हिट करो। जब आप हिट करोगे ये वाला रुक जाएगा और ये चल पड़ेगा, मतलब उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई। ये आपने बिलियर्ड्स या पूल में भी देखा होगा कि अगर हेड ऑन कोलिजन होती है दो बॉल्स की, कि अगर ये बॉल मूव कर रही है टेबल पे और ये वाली रुकी हुई है, जब ये इसको आगे हिट करती है ये रुक जाएगी, ये चल पड़ेगी। या अगर आप साइंस सिटी गए हो, वहां पे एक पेंडुलम का वो एक्सपेरिमेंट है जो शायद आपने देखा हो। ऐसे उन्होंने
पेंडुलम का एक एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है। ऐसे 5, 6 या 10 पेंडुलम उन्होंने ऐसे हैंग किए हुए हैं, एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं। यहां से अगर आप इसको साइड पे ले जाके हिट करते हो तो ये तीनों तो रुके रहते हैं, ये आगे चल पड़ता है। देखा ये एक्सपेरिमेंट साइंस सिटी में? यस सर। नहीं है तो मैं इसका कल वीडियो देखता हूँ, इसके वीडियो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इस तरह के। मैं वीडियो में दिखा दूंगा कि अगर आप बेसिकली एक बॉल को लेके इधर हिट करते हो, एक बॉल इधर से मूव करके आके हिट करेगी, इधर एक जाएगी, ये 2 जाएंगी तो इधर से भी 2 ही आगे जाएंगी। बट वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है व्हेन 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड। सो बेसिकली दिस इंप्लाइज दैट when 2 bodies of equal mass collide elastically, their velocities gets interchanged. वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। सो स्पेशल केसेस और भी हैं जिसमें हम लेते हैं कि एक बॉडी का मास दूसरे से बहुत ज्यादा है, तब क्या होगा, एक चल रही है एक रुकी हुई है तो क्या होगा। सो वो डिफरेंट केसेस करेंगे। पहले इतना आज वाला रिवाइज करके देख लो, फिर उसके आगे चलते हैं कल से। सर हाँ जी, सर टेस्ट है संडे। मेरे को सुना नहीं, क्या बोला? सर टेस्ट है इस संडे। नहीं, संडे क्लास है, कल भी क्लास है। कल सैटरडे है ना, कल भी क्लास लगेगी बिकॉज शुरू में छुट्टी मिल गई थी, इसलिए कल भी क्लास लगेगी, संडे को भी लगेगी। पर टाइम यही रहेगा। हाँ, यही टाइम रहेगा।